नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। लोग सरकार चुनते हैं और सरकार इस संसद से देश चलाती है। यहाँ हर 3 महीने में सत्ता का दरबार लगता है। देश के हर कोने की चर्चा यहाँ हर दिन खबर बनती है। पिछले 15 वर्षों में मैंने यहाँ खबरों को बनते देखा है और अब इसी गलियारे से मैं बताऊंगी आपको बनती बिगड़ती खबरों के पीछे की बुनियाद। मैं अदिति नागर बताऊंगी आपको कि कैसे सरकार का हर एक फैसला आपकी जिंदगी पर डायरेक्ट असर डालता है और किन योजनाओं से सीधे तौर पर आपकी जिंदगी को इतना बदलाव देखने को मिलता है। जिंदगी में संसद में होने वाली बहस कैसे आपके लिए एक पॉलिसी बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इन तमाम सवालों के जवाब की इनसाइड स्टोरी मैं लेकर आई हूं इस खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर में। पॉलिटिकल कॉरिडोर के जरिए हम समाज के हर हिस्से को छुएंगे, आपको हर सवाल का जवाब भी देंगे और हमारा यह खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं क्योंकि विपक्ष कमजोर है, बल्कि बीजेपी एक इलेक्शन मशीन की तरह दिन ब दिन मेहनत कर खुद को मजबूत कर रही है। बीजेपी खुद के लिए और बड़े टारगेट तय करती है। एक चुनाव बीतता नहीं कि पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। बीजेपी का अगला बड़ा मिशन 2024 का आम चुनाव है और नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि असंभव को संभव करना ही जीवन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इससे कहीं और आगे की बात सोच रहे हैं। राजनीति में आंकड़े बड़े मायने रखते हैं। कभी एक वोट की कमी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, लेकिन ये मोदी शाह के दौर की नई भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जीत बड़ी होनी जरूरी है और हमने पिछले कई चुनावों में इस बात को होते हुए देखा है। एक समय था जब बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब पिछले 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल कर रही है। बीजेपी दरअसल जो जीत का ग्राफ है वो रोजाना बढ़ रहा है क्योंकि वो रोजाना तैयारी कर रही है और बीजेपी का चुनावी अश्वमेध का घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए 2047 का टारगेट तय करने की बात करते हैं, तो वहीं अमित शाह बीजेपी वर्कर्स को यकीन दिलाते हैं कि अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी का सूरज अस्त नहीं होगा। और वजह क्या है? लगातार कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहना, लगातार कार्यकर्ताओं को यह बताते रहना कि अगर आपने बूथ मैनेजमेंट को दिल में उतार लिया है तो 30-40 साल नहीं, अगले 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सूरज अस्त नहीं होगा। दरअसल निगाहें 2050 पर हैं, लेकिन पहला पड़ाव है 2024 का और बीजेपी का इलेक्शन मिशन जो है जमीन पर पूरी तरीके से जुट चुका है। अब आपको बताएंगे कि प्लान 160 है क्या। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया। दरअसल क्या है, जब हम आंकड़ा पढ़ते हैं कि 160 तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये आसान है नहीं क्योंकि ये वो 160 सीटें हैं जिनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये वो 160 सीटें हैं जिसको कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से लेकर जितने भी मंत्री हैं उनका पूरा जाल तैयार किया गया है 160 सीटों के लिए। दरअसल 303 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में और बहुत ही मजबूत जीत थी और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने बड़े फैसले लिए। 370 का जम्मू कश्मीर का फैसला, ऐसे तमाम जो फहरिस्त बहुत लंबी है जो फैसले लेने के लिए अगर आपकी कुर्सी के पाए दूसरी पार्टियों के हैं तो ऐसे दमदार फैसले आप कतई नहीं ले सकते। लेकिन चाहे हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था डीमोनेटाइजेशन पे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी का यही मानना था कि इतने बड़े फैसले लेने के लिए आपको बहुमत की सरकार होनी जरूरी है और सरकार लाने के लिए जमीन पर मेहनत करना जरूरी है। वापस हम बात करेंगे कि 160 का जो ये प्लान है ये क्या है। दरअसल कैटेगरी ए वो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर है, यानी कि अगर थोड़ी सी भी तैयारी की, थोड़ा सा भी मेहनत किया तो आप उछाल कर नंबर 1 पर आ सकते हैं और वहां पर आप
उस लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का जो है जीत हो सकती है। दूसरी बात है कि जो दूसरा जो आपका पैटर्न है, पहला दूसरा, दूसरे में यह है कि आप नंबर 3 पर हैं, तो या तो आप मेहनत करेंगे तो आप सत्ताधारी जो एमपी है आप उसके वोट काट सकते हैं, तो आप उसको सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं। और तीसरा जो पड़ाव है वो ये है, तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है जिसमें आप कुछ बदलाव ला सकते हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो दरअसल ये 160 सीटों का अगर एक लाइन में हम प्लान समझाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, पहली बात इस बार 400 पार, और दूसरी जीत जब तक उतनी बड़ी ना हो कि जिसका शोर 5 साल तक रहे, तब तक उस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजा नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में हुए गुजरात की प्रचंड जीत का। और अब ये 160 सीटों में जाहिर तौर पे आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल, इसमें साउथ है, इसमें नॉर्थ ईस्ट है, वो इलाके हैं जहां पे अगर हम पीछे मुड़े 5 साल से पहले की बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता भी कई सीटों पे नहीं खोला था। लेकिन संकल्प की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा प्लान तैयार किया है, इसमें संकल्प, इसमें समीक्षा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि और तमाम जो चीज़ें हैं वो संकल्प हुआ, समीक्षा हुआ। और संकल्प की बात से मुझे याद आता है कि गुजरात की जो जीत हुई उसमें हर कार्यकर्ता को सबसे पहले ये कहा गया कि आप संकल्प लें कि आपका जीवन है, जो आपका जन्म हुआ है वो जीत के लिए हुआ है। और जब ये संकल्प लिया गया तो 9 ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो आज़ादी से लेकर अब तक नहीं जीती गई थी। उन 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें हासिल करी। ये तब है जब 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी की तैयारी थी, तब ये बात है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को 2024 का रास्ता मुश्किल लग रहा है? जाहिर तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से वो तैयारी करती है, जिस तरीके से ये पूरा रास्ता है 2024 को वो एक चैलेंज की तरह लेके चल रही है। लेकिन इसके इतर आपको बता दें कि जहां पर बीजेपी अपने को मजबूत समझ रही है, क्योंकि एकता नहीं है, जितने भी विपक्ष पार्टियों के बीच में एकता नहीं है। यहां तक बात करें कि कांग्रेस खुद को जोड़ने की बात तो करती है, लेकिन क्या भारत को जोड़ने की बात करती है, लेकिन क्या वो खुद को जोड़ पा रही है? क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर 2 लीडरशिप की क्राइसिस है वहां पर, और वहां पर आलाकमान बीच में है, और ऐसे में आलाकमान के फैसले क्या सही होते हैं, गलत है? तो ये तमाम ऐसे चीजें हैं जो बीजेपी को मजबूती देते हैं। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 प्रचंड जीत की तरफ कैसे पहुंचता है। ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जिन 160 सीटों को जीतने का लक्ष्य तैयार किया है, उनकी तैयारी का क्या प्लान है, प्लानिंग क्या है, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग। अब इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि संगठन के 3 प्रमुख लोग कौन हैं और सत्ता के 3 प्रमुख लोग कौन हैं। तो पहला, संगठन के 3 प्रमुख लोग हैं जिसमें BL संतोष जाहिर तौर पे संगठन के राष्ट्र महामंत्री हैं। तो दूसरी बड़ी बात है कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं, संगठन के मंत्री हैं जो इस 160 के प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। और तीसरे जो हैं वो इसमें हैं सुनील बंसल। तो जितने भी लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, विस्तारकों की हम बात कर रहे हैं, वो विस्तारक जो हैं 24 घंटे उस विधानसभा 160 की जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको पहले ट्रेनिंग दी गई, उनको एक 100 पॉइंट का पूरी फहरिस्त दी गई कि आपको करना क्या है, आपको डोर टू डोर प्लानिंग, मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले एक जिक्र आपको यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि खुद ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कार्यकर्ता जाएं और काम करें। जब लक्षद्वीप में मेंबरशिप ड्राइव की बात थी, हम ये बात कर रहे हैं जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में हम मेंबरशिप, हम पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में, यानी असंभव को संभव करने की जब वो कोशिश कर रहे थे कि लक्षद्वीप जहाँ पे 95% मुस्लिम बाहुल्य वो इलाका है, वहां पर हम मेंबरशिप ड्राइव तो कर लेंगे, लेकिन किस तरीके से हम उनको भाजपा के साथ जोड़ पाएंगे। एक पेड़ के नीचे अमित शाह बैठ गए और वहां पर जितने भी लोगों को वहां पर जो मौजूद थे उनको ये समझाने की कोशिश की कि क्यों आपको भाजपा से जुड़ना होगा, क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ना ये मेरे लिए है ना ये आपके लिए, लेकिन ये जहां आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उसके हित के लिए है। तो खुद ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है या इन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, इनका परफॉर्मेंस चार्ट है। अमित शाह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री से चर्चा करके 6 महीने के अंदर आधे भारत का दौरा किया था
और बाकी के 8 महीने में आधे भारत का दौरा किया था। इसीलिए आज जब वो अपने घर पे बैठते हैं और कोई किसी एक शहर के, किसी गांव के, तमाम उस इलाके की अगर कोई बात कर लेता है तो टिप्स पे जाति समीकरण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वो ड्राइव रहे जब अमित शाह को चाणक्य बनाया। और आज चेहरा तो नरेंद्र मोदी का है, चुनाव वो लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होता है, ये हमने हाल ही में गुजरात के चुनाव के नतीजों से देख लिया। लेकिन अमित शाह का मैकेनिज्म, जेपी नड्डा के दौरे और जो तमाम टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने संगठन के आपको नाम बताए, अब हम आपको नाम बताएंगे कि सत्ता में कौन वो लोग थे जिन्होंने जो इस पूरे 160 के जो प्रमुख लोग हैं उसमें जाहिर तौर पे अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, भूपेंद्र यादव, बेहद महत्वपूर्ण। भूपेंद्र यादव ने बिहार से लेकर तमाम जो क्रिटिकल स्टेट्स हैं वहां पर संगठन की भूमिका में, प्रभारी की भूमिका में काम किया, इसलिए उनको पता है कि वोट कैसे कन्वर्ट करना है। और वोट कन्वर्ट करने के लिए आपको जमीन कन्वर्ट करनी पड़ती है, आपको बूथ तक पहुंचना पड़ता है। और उसके बाद आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव वो लोग हैं जो अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत गाला टाइम होता होगा, हर हफ्ते में 3 दिन आपको अपने मंत्रालय में देश में सरकार की क्या स्थिति है और जो संगठन का काम आपको दिया गया है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो तमाम रिपोर्टिंग करनी होती है। इस 160 का चैलेंज आपको समझा देते हैं कि इस 160 में जितने भी लोग हैं, निर्मला सीतारमण भी हैं, तो तमाम लोग हैं जिनको 2 से 3 जो हैं जगह दी गई हैं। इसका 3 लोकसभाएं दिए गए हैं। और ऐसी भी लोकसभा हैं जहां पर अगर कोई कार्यकर्ता मंत्री जाता है, मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल की, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर जब जाते हैं तो पश्चिम बंगाल हुआ, केरल हुआ, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कार्यकर्ता सेफ नहीं है। अगर आप वहाँ पे घुसेंगे तो ममता दीदी के या केरल में सीपीएम के लोग आप पर किसी भी तरह से हावी या हमला कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें तमाम ये लोग हैं स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। यहाँ तक कि जो पहला प्रवास का दौरा हुआ उसमें कैलाश चौधरी से लेकर तमाम सीनियर जब मंत्री गए और वहाँ पे एक कार्यालय का निर्माण हुआ, उस कार्यालय में ऑलरेडी वो ज़मीन थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत कार्यालय का निर्माण किया। दूसरे दिन जो वहाँ के कार्यकर्ता थे दूसरी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, ममता बनर्जी की पार्टी के, उन्होंने उस कार्यालय को रातों रात जला दिया। और जब ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आपको कागजी रिपोर्ट नहीं देनी है, ये रिपोर्ट आप पेन से लिखें और रिपोर्ट पहुंच जाए और वो कागज कभी खो जाए, ये हाईटेक पार्टी हो चुकी है। यहाँ पे रिपोर्ट जो है आपको ऐप के द्वारा दी जानी है और उस ऐप में अगर आपने एक भी कॉलम खाली छोड़ दिया तो आपकी वो पूरी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, यानी कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। अब हम बात करेंगे तमाम चैलेंजेस की कि यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जूझ भी रही है और उसका किस तरीके से समाधान भी निकाला है। उन चैलेंजेस को हम बताएंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का चैलेंज जाहिर तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अगर एकजुट होता नजर आएगा तो पार्टी के लिए बड़ी बातें हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अब सवाल, जैसे हम चैलेंजेस की बात लगातार कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को अपनी जीत के लिए किसी तरह का संशय है, उन पर हम बात करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता को लेकर टॉप लीडरशिप को मिशन मोड में जो अब बीजेपी ने लगा दिया है उस पर भी हम बात करेंगे। और हमेशा अपने लिए मुश्किल लक्ष्य तय करती है बीजेपी, क्योंकि 160 का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, चुनौतियों भरा है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर वो है सिमटता हुआ एनडीए। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के पैरों पर चलकर जीत हासिल करने पे विश्वास रखती है। यही वजह है कि 303 के बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कि जिस तरीके के बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए और जिसकी वजह से ना सिर्फ देश में पूरी दुनिया में नाम हुआ। दूसरी बात है कि 2024 के चुनाव में हम ये चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने जो समाधान निकाला है उसकी भी बात आपको बताएंगे। 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा भी कम हुआ। नीतीश कुमार एक बड़ा चैलेंज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पोजीशन एक समय हुआ करती थी, हाल ही के बीजेपी चुनाव में जो रही वो आपसे छुपी हुई नहीं है। नीतीश कुमार के जेडीयू वालों होने के बाद ये जो 144 था पहले आंकड़ा, आप लोगों ने जब देखा होगा वो 160 हो गया। ये बिहार की देन है। जो बिहार में जो सीटें हैं वो जेडीयू से जो आपका गठबंधन बीजेपी का टूटा है उसके बाद ये बड़ी हैं। इसके अलावा चुनाव 2019 में पहले एनडीए के से जो तमाम घटक दल साथ थे, अब वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। जैसे शिवसेना का अलग होना बीजेपी के लिए कई मायने में बहुत खास भी रहा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन जेडीयू से 16 सीटें और अकाली दल से 2 सीटें अलग हो गई हैं। एनडीए में कुल 15 पार्टियां बची हैं, इनमें से 5 के पास
कोई सीट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जिनके पास लोकसभा में एक एक सीट है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 12 सीटों के साथ शिवसेना के शिंदे ग्रुप के जो दल है उनको मौजूद है। एनडीए के सिमटने से बीजेपी के सहयोगियों को तवज्जो ना देने का भी मैसेज आया, जिस पर तमाम सवाल उठे। और पंजाब की बात करें, वहां से जब अकाली के साथ गठबंधन टूटा क्योंकि कई ऐसे फैसले लेने पड़े। अब चुनौतियों का जवाब या समाधान बीजेपी ने क्या सोचा वो आपको बताते हैं। बीजेपी की रणनीति कमजोर जो कड़ियां हैं उनको मजबूत करने की है। यही एक बड़ा चैलेंज है जो खुद को देना पड़ता है कि आपके पास जो अच्छी सीटें हैं, मजबूत सीटें हैं, आप उन्हीं पर काम करते हैं। आपने दूसरी पार्टियों को देखा होगा, जो है उसे बचा के रख लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये रियलिटी जानती है कि 303 में कई ऐसी सीटें होने वाली हैं जो कम होगी, क्योंकि हमने इतना बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं कि जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होगी, कहीं ना कहीं कुछ होगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आएंगी जहां पे नॉर्थ की सीटें कम होंगी, तो भरपाई इन 160 सीटों में कहीं ना कहीं की जाएगी। इसलिए कमज़ोर कड़ियों को मजबूत करेंगे तो कंधे और मजबूत होंगे। बीजेपी ने इसीलिए मिशन 160 पर काम शुरू कर दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि अगर 2 महीने पहले शुरू किया है। इसकी रिपोर्ट हर 15 दिन में आपको देनी होगी, इसके लिए बैठक हर 15 दिन में होगी, और चाहे मंत्री को जवाब देना होगा, और मंत्री के नीचे जितने क्लस्टर में लोग हैं उनकी अटेंडेंस, प्रेजेंस, काम, दौरे, कितने लोगों को संपर्क किया, कितने हाउस होल्ड तक आप वहां पर पहुंचे, ये एक बड़ा चैलेंज उन सभी के सामने है। माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए सीटों पर अभी से काम होगा। इसके अलावा अब जो अगला चैलेंज है उस पर बात करते हैं, रिपीट परफॉर्मेंस का चैलेंज। दरअसल क्या है कि एक नई जो टर्मिनोलॉजी है चुनाव के मद्देनजर आई है, एक है रिवाज बदलने की, एक है रिपीट होने की। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वो वहां रिपीट मिशन में जाती है, और जहां पर वो जैसे हिमाचल की बात थी, रिवाज, तमाम चीज़ों की बात थी, तो वहां पर वो रिवाज की बात करती है। पार्टी ने 9 राज्यों में करीब करीब क्लीन स्वीप किया। यहाँ वो जगह है जहां पर 160 मिशन जो मिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी की 29 में से 28 सीट बीजेपी ने हासिल की थी। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। पिछले आम चुनाव की हम आपसे बात कर रहे हैं। गुजरात की सभी 26 सीटें, राजस्थान की सभी 25 सीटें। हालांकि राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, तो देखते हैं रिवाज बदलता है या मिशन रिपीट आता है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और हिमाचल की सभी 4 सीटें बीजेपी के पास। यानी कि 9 राज्यों की 145 सीटों पर सीटें बढ़ने की संभावना कम, घटने की ज़्यादा, क्योंकि आप अपने पिनाकल पे हैं, आप हाईएस्ट पे हैं, आपने सबसे बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं। तो ऐसे में जो इसका बैकअप प्लान है, इसीलिए बीजेपी दूसरी पार्टियों से हमेशा आगे रहती है, क्योंकि वो अपना बैकअप प्लान हर बार हर स्थिति में तैयार रखती है। इन राज्यों में कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, और कांग्रेस की बात वापस से करते हैं, ये वही कांग्रेस से है। फिर भी कांग्रेस बीजेपी को अगर 50 सीटों पर हरा दे तो बीजेपी को सरकार बनाने से रोका जा सकता है, पर ये वही कांग्रेस है। यहाँ पर हम समीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने अभी तक 2019 की समीक्षा नहीं की है, और ये बात उन्हीं के बड़े नेताओं की जुबानी है। उन्हीं के वो G23 ग्रुप के लोग ये कह चुके हैं कि समीक्षा होती ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी आते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं, और फिर समीक्षा की बात नहीं होती है। रिजाइन तब किया जाए या किसी को रेजिग्नेशन के लिए तब उम्मीद की जाए जब आप एक बार समीक्षा तो करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर दूसरा, कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो में है, भारत को जोड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पहले खुद को जोड़े, वो अभी तक जोड़ नहीं पा रही है। अब इस पूरी चुनौती से बीजेपी कैसे निपटेगी? अगर नतीजे रिपीट नहीं होते तो बीजेपी के पास प्लान बी है, हमेशा तैयार रखती है। बीजेपी मिशन साउथ के जरिए, ये बहुत बड़ा मिशन है। आपको बता दें कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके बाद जब अध्यक्षता बदली गई तो अमित शाह का मन था कि वो 3 महीने कुछ ना करके केवल साउथ में रहें, साउथ के अलग अलग जाएं, क्योंकि अमित शाह को समझ में आने लगा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि 6 महीने में आधे भारत का दौरा कर लेना अमित शाह समझ गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह जाए, लेकिन हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, पन्ना प्रमुखों की, जो आजकल पेपर प्रमुख कहे जाते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी पे गुजरात में प्रचंड जीत हुई। तो अमित शाह चाहते थे कि मैं साउथ में रहूं, क्योंकि साउथ एक ऐसा कोना है जो बहुत ज़रूरी है हमारे कुनबे में आने के लिए, क्योंकि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में, और ये बीजेपी का एटीट्यूड है, महाराष्ट्र में एक समय ऐसा आया जब शिवसेना ने ये कहा कि हम ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थे, और मातोश्री में ये बैठक हो रही थी। ज़ाहिर तौर पे उस इलाके में बैठक, उस घर में बैठक जहाँ पे जो शिवसेना का है,
वहां पर बैठक हो रही थी, ओम माथुर, अमित शाह से लेकर तमाम उद्धव ठाकरे की फैमिली थी। वहां पे उद्धव ठाकरे ने ठोक के ये बात कही कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर अमित शाह ने आंख में आंख डाल के ये बात कह दी कि मैं सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं यहां आपसे किसी पर बार्गेन करने नहीं आया हूं। महाराष्ट्र की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे कार्यकर्ता भी हैं, महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना भी चाहती है। और जब वो मातोश्री से उठ के गए तो साथ में भाजपा के जितने भी नेता थे उनको कहा कि अब घर लौट के तभी आना जब महाराष्ट्र में सरकार बना ली जाए। इस संकल्प के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस एटीट्यूड के साथ नरेंद्र मोदी अपने लोगों के साथ काम करते हैं। अब मिशन साउथ की बात है, इसमें नॉर्थ की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि एक और किस्सा, क्योंकि ये सारी बात जो 160 का जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको पूरा करने के लिए ज़मीन पे तो कार्यकर्ता चाहिए ही, साथ में वो स्ट्रैटेजी, वो एटीट्यूड और वो थॉट प्रोसेस चाहिए। असम में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, और अभी भी लगातार जेपी नड्डा दौरे कर रहे हैं, लेकिन असम में एक समय वो था जब वो एयरपोर्ट उतरे तो केवल 6 लोग उनको रिसीव करने आए। अमित शाह ने वहाँ के संगठन के व्यक्ति से पूछा कि बाकी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा यही संगठन है, यही 6 लोग मेरे संगठन हैं। तो अमित शाह को ये सोचना पड़ा कि किस तरीके से, कैसे इसको बदलना होगा, और आज असम में भाजपा की सरकार है। दरअसल मसला बहुत ही ज़्यादा है इस पूरे में, जैसे कि अगर साउथ को मजबूत करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, टीम बनाकर दक्षिण राज्य को खुद को मजबूत करने का काम शुरू किया है। साउथ में अभी केवल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी तेलंगाना में ज़्यादा फोकस कर रही है। हाल ही में राष्ट्र कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो वहाँ पर एक हैदराबाद में, और वहाँ पर एक रैली भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी की गई, और नरेंद्र मोदी की रैली में जमकर रिस्पॉन्स आया। एक बार फिर इस तरह का जनता के रिस्पॉन्स से मनोबल बढ़ता है, और इसीलिए जो पूरा तेलंगाना और आंध्रा वाला इलाका है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर वही इलेक्शन स्ट्रैटेजी, वही पन्ना प्रमुख, वही ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया, मैन टू मैन मार्किंग। देखिए, एक सिंपल सा उद्देश्य है जो गुजरात में लागू किया गया कि हर हाउस होल्ड में एक ऐसा 75% हाउस होल्ड में एक व्यक्ति ऐसा हो जो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक रखता हो या भाजपा की विचारधारा को समझता हो। अगर ऐसा हो जाता है तो अगले 50, 60, 70 साल भारतीय जनता पार्टी का सूरज अस्त नहीं हो सकता। सिंपल स्ट्रैटेजी, लेकिन उस सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ जो जमीन पे काम है वो बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, आंध्रा बीजेपी में खाता नहीं खुला है। दक्षिण के 5 राज्यों की 130 सीटों में भी सिर्फ 30 बीजेपी के पास हैं। बीजेपी का टारगेट साउथ की जो कमान है, साउथ की जो कम से कम सीटें हैं, उस पर आधी सीटें हासिल करने के लिए है। और अब इस पूरे चुनौती, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है, इस पूरी चुनौती का जवाब यह है कि कर्नाटक में मोदी फैक्टर के सहारे। देखिए, मोदी फैक्टर की अगर बात करें तो वो अनंत है, क्योंकि मोदी फैक्टर जहाँ पर गुजरात में भी है तो नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ में भी, और अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भी है, और किसी और देश में जाते हैं तो वहाँ भी है। इसलिए मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनसे आज भी किसी से पूछा जाए, अगर अरुण सिंह के साथ बैठे या किसी संगठन के व्यक्ति के साथ बैठे और उनसे पूछे कि राजस्थान में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कर्नाटक में क्या होगा, किसी और राज्य की बात, तो एक ही लाइन का जवाब है कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, उस मैजिक फैक्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। और तमिलनाडु में डीएमके से सीधी टक्कर की तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर चुकी है। तेलंगाना टीआरएस में माहौल खिलाफ होने के बावजूद भी पूरी तरीके से तैयारी है। केरल में सीपीएम से मुकाबले के लिए 18% क्रिश्चियंस हैं, उनके वोट पर नजर है। और जैसे असम में 6 लोगों से सरकार बना ली, जो असंभव को संभव किया, वैसे ही मिशन साउथ में भी असंभव को संभव करने की दिशा में पहुंच चुकी है। आसान नहीं है रास्ता, लेकिन काम शुरू है उसी संकल्प के साथ। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ भी जा सकती है। अब बिहार और महाराष्ट्र, हमने हाल ही में बात की, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी वो राज्य हैं जहां से मैक्सिमम सीटें आती हैं, और जहां का मूड देश का मूड होता है, जहां का मूड आम चुनाव का मूड होता है। हालांकि इस बात को भी अलग किया, क्योंकि अब ये नॉर्थ नहीं, साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे देश की पार्टी बनने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में महाराष्ट्र में 48 और बिहार में 40 सीटें हैं। दोनों ही राज्यों में बिहार का गठबंधन टूट चुका है। 2019 की जीत जो हुई थी महाराष्ट्र की 23 और बिहार की 17 सीटें फिर से हासिल करने की चुनौती है। और दोनों राज्यों में नुकसान हुआ तो बीजेपी कहां से भरपाई करेगी, और इसका जवाब बीजेपी के पास क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है कि पार्टी में अकेले दम पर मजबूती से प्लान बनाना। ये बहुत कड़ा फैसला होता है कि अकेले दम पे आप चुनाव लड़ लें। यूपीए 1, यूपीए 2, तमाम ऐसी
जो पार्टियां थी जो सबके दम पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब इन सारी बातों से एक बॉटम लाइन, हम जरूर ये बात करते हैं, चाहे गुजरात चुनाव की ये तमाम हो, कि नरेंद्र मोदी का वो मैजिक चेहरे पे चुनाव होता है। हम पिक्चर देखते हैं तो हीरो दिखता है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे की मेहनत, नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनने में कई दशक लग गए, क्योंकि जमीनी मेहनत, क्योंकि आज भी उनके अंदर वो कार्यकर्ता जिंदा है जो जमीन पर काम करने के लिए तैयार है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में अभी इतना ही, दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार।